नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 60 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 60 को। यह आपकी 6 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम ज्योग्राफी भूगोल के 4th चैप्टर क्लाइमेट जलवायु को कंटिन्यू करेंगे। ये इस चैप्टर का 4th पार्ट रहेगा। पिछली जो वर्कशीट में हमारा टॉपिक चल रहा था उसी सेम टॉपिक को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने समझा था कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। उस वर्कशीट में हमने बात की थी तिब्बत के पठार की, बात की थी ITCZ जोन की, बात की थी जल और स्थल के वितरण की और बात की थी मेडागास्कर के आसपास उत्पन्न होने वाले उच्च वायुदाब क्षेत्र की, कि ये वो कारक थे जो भारत के आसपास है, हमारे देश के आसपास और हमारे मानसून को प्रभावित करते हैं। जैसे ITCZ है, ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, जितना ये स्ट्रोंग होगा उतनी ज़्यादा बारिश होगी। ऐसे ही जो जल और स्थल का वितरण है उसके कारण उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब का एक ऐसा बेल्ट क्रिएट होता है जिसके कारण पवनें हैं वो स्थल से समुद्र की तरफ चलती है सर्दियों में और गर्मियों में समुद्र से स्थल की तरफ आती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने तिब्बत के पठार की बात की थी कि वहां पर भी एक निम्न वायुदाब का लो प्रेशर बेल्ट है वो डेवलप हो जाती है। उसके कारण तेजी से जो पवनें हैं वो पवनें कहाँ बहने लगती है, समुद्र से स्थल की तरफ आने लगती है, यानी तिब्बत के पठार की तरफ बहने लगती है, लेकिन हिमालय पर्वत को पार नहीं कर पाती और पूरे भारत में झमाझम बारिश करती है। इसी तरीके से जो उच्च वायुदाब का क्षेत्र है मेडागास्कर के आसपास का है, ओके, तो वो जो बेल्ट है जितना स्ट्रोंग होगा उच्च वायुदाब का क्षेत्र जो हाई प्रेशर बेल्ट है उतनी ज़्यादा हमारे यहाँ पे बारिश होती है। तो ये वो कारक थे जो भारत के आसपास है और जो हमारी मानसून को प्रभावित करते हैं। आज की इस वर्कशीट में हम कुछ और कारकों की बात करेंगे जो इंडियन मानसून को, भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं लेकिन इंडिया के आसपास नहीं है, यानी कि ये वैश्विक फैक्टर है। तो इससे क्या पता चलेगा, इससे एक फैक्ट ये पता चलेगा कि भारतीय मानसून है वो केवल भारत या उपमहाद्वीप में जो कारक है उनसे ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि विश्व में भी कुछ ऐसी परिघटनाएं होती है जिनसे वो प्रभावित होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आज की हमारी वर्कशीट रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। साथ साथ एक और चीज़ बता दूं कि मैं छत पे बैठ करके अभी ये वीडियो बना रहा हूँ और बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है यहाँ पर, तो थोड़ी बहुत अगर आपको आवाज़ आए तो एडजस्ट कीजिएगा, फील कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की इस वर्कशीट में क्या दिया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे दक्षिणी दोलन की। ओके, ये दक्षिणी दोलन क्या है? दक्षिणी दोलन सीधी सी भाषा में बताता हूँ, यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है, आपके समझ में नहीं आएगा। दक्षिणी दोलन का मतलब है कि जो हिंद महासागर है और प्रशांत महासागर है, समझ रहे हो ना। हिंद महासागर आपको पता है कि भारत के बिल्कुल नीचे दक्षिण में वो हिंद महासागर है। प्रशांत महासागर का है जहाँ पे, यहाँ पे मान लीजिए कि हम इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करके बताता हूँ। ओके, ये हमारा हिंद महासागर है, क्लियर। और यहाँ पे अगर इस साइड हम चले जाएं, इस साइड में, तो आगे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आ जाएगा और वहाँ पर प्रशांत महासागर है। अब इन दोनों में क्या है कि अगर हिंद महासागर में कम वायुदाब होता है तो प्रशांत महासागर में उच्च वायुदाब होगा। अगर प्रशांत महासागर में उच्च वायुदाब होगा तो हिंद महासागर में कम होगा, और अगर प्रशांत महासागर में कम होगा तो हिंद महासागर में उच्च वायुदाब होगा, यानी कि दोनों में ऐसा बैलेंस बना हुआ है। तो जिस वर्ष प्रशांत महासागर में उच्च वायुदाब होता है उस वर्ष क्या होता है, हिंद महासागर में कम वायुदाब होता है। इससे क्या होता है, भारतीय मानसून है वो कमजोर हो जाता है, बारिश कम होती है। जिस वर्ष यहाँ पे कम हो जाता है वहाँ क्या होता है, उस वर्ष यहाँ पर उच्च वायुदाब होता है, हाई होता है। इस वर्ष हमारे यहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी, यानी कि इसे बोलते हैं दक्षिणी दोलन। ओके, साउदर्न ओसिलेशन इसको कहा जाता है। तो ये भी भारतीय जलवायु को, भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, यानी कि वहाँ पर जिस वर्ष उच्च वायुदाब हो गया, इसका सीधा सा मतलब हिंद महासागर में वायुदाब कम रहेगा। कम रहेगा उतने ही कम प्रेशर से हवाएं चलेगी, उतने ही कम प्रेशर से अगर हवाएं चलेगी तो उतनी ही कम बारिश हमारे यहाँ पर होगी। तो इसको बोलते हैं दक्षिणी दोलन। ओके, साउदर्न ओसिलेशन। उसके बाद दूसरा जो कारक है, वैश्विक फैक्टर है जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है, वो है एल नीनो। अब ये एल नीनो क्या है? एल नीनो जो एक स्पेनिश वर्ड है, ये स्पेनिश शब्द है, इसका अर्थ है बेबी क्राइस्ट। ओके, ये क्या है? ये गर्म जल की अस्थायी धारा है। क्या है? गर्म जल की अस्थायी धारा। अब ये धारा क्या होती है? समुद्री धाराओं के बारे में आपने पढ़ा होगा कहीं। समुद्री धाराएं क्या होती है? जैसे पानी की नदी बहती है, ओके, जैसा हमने कल बात की थी जेट स्ट्रीम बहती है, ऐसे ही समुद्र में भी कुछ धाराएं बहती है, यानी कि 2 या 4 किलोमीटर आसपास का पानी जो बाहर का साइड का रहेगा वो बिल्कुल शांत रहेगा, लेकिन बीच का पानी चलता है, मूवमेंट करता है। कई सारे कारण है, डीपली हम नहीं जाते हैं, लेकिन वो पानी बहता है, उसको बोलते हैं समुद्री धाराएं। ओके, ओशियन करंट बोलते हैं। तो ये एल नीनो क्या है? एल नीनो एक गर्म जल की अस्थायी धारा है। ओके, ये क्रिसमस के आसपास बहना शुरू करती है, यानी कि 25 दिसंबर के आसपास ये बहना शुरू करती है। कहाँ पर? पेरू के तट के पास। ओके, तो क्या हो गई कि एल नीनो है
वो पेरू के तट के पास बहने वाली गर्म जल की एक अस्थायी धारा है। अस्थायी क्यों है? परमानेंट नहीं है, हर साल नहीं बहती। ये 2 से 5 वर्षों में एक बार आती है, कई बार 2 वर्षों के बाद आ गई, कई बार 3 वर्षों के बाद, कई बार 5 वर्षों के बाद, तो इसलिए टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। तो ये धारा जब बहती है तो इससे क्या होता है कि वहाँ की जलवायु है थोड़ी सी, वहाँ का जो तापमान है थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब तापमान बढ़ने से क्या होता है कि वहाँ का वायुदाब में परिवर्तन आता है, वहाँ का वायुदाब कम हो जाता है। इससे क्या होता है कि अपने यहाँ पर उस वर्ष बारिश कम होती है। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक, इसमें पानी भरा हुआ है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि दूसरा बॉक्स है, क्लियर, एक यहाँ पे बॉक्स है। अब देखिए कि इसमें पानी है और इसमें पानी है। अब यहाँ पे पानी भरा, अगर इसमें पानी कम होगा, अगर इसको हम तोड़ेंगे, इसमें अगर पानी कम होगा तो क्या होगा, आधा पानी इस साइड निकल जाएगा और आधा पानी इस साइड आएगा। अगर इसमें पानी पूरा भरा हो तो क्या होगा, ये सारा का सारा पानी इस साइड आ जाएगा ना। अब हमारे साथ क्या होता है कि जो इंडियन ओशन है, ठीक, वहाँ पे जहाँ पे ये सब कुछ डेवलप होता है, यहाँ पे मान लीजिए उच्च वायुदाब के क्षेत्र है, तो अब हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ यहीं चलती है। लेकिन जब पेरू के तट के पास, मान लीजिए कि यहाँ पे, वो तो काफ़ी दक्षिण अमेरिका के पास हो गया, काफ़ी दूर हो गया, लेकिन मान लीजिए स्क्रीन इतनी है, मान लीजिए यहाँ पर भी अगर कम वायुदाब का क्षेत्र हो जाए तो क्या होगा, आधी हवाएं इस तरफ मुड़ जाएगी। इससे क्या होगा, ये तो कमज़ोर हो गया। तो जिस वर्ष ये धारा आती है, कौन सी, एल नीनो बहती है, उस वर्ष हमारे यहाँ पर बारिश है वो कम होती है, यानी व्यापारिक पवनी है वो कमज़ोर हो जाती है और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इंडिया हो, यहाँ पे कम बारिश होती है। तो पहली चीज़, एल नीनो क्या है? एल नीनो पेरू के तट के निकट बहने वाली गर्म जल की एक अस्थायी धारा है जो प्रत्येक 2 से 5 वर्षों के बीच में बहती है और इससे वहाँ पर तापमान बढ़ जाता है और वायुदाब कम हो जाता है। जिस वर्ष एल नीनो आती है उस वर्ष अपने यहाँ पर बारिश कम होती है, ठीक, ये चीज़ आपको समझनी है। वैसे इसका शाब्दिक अर्थ होगा बेबी क्राइस्ट, इसलिए कहा जाता है क्योंकि दिसंबर में क्रिसमस के आसपास आती है। अब एक और चीज़ बता दूं कि एल नीनो के साथ साथ एक और टर्म भी है जो यहाँ पर नहीं दिया गया लेकिन आपकी बुक में जरूर होगा, वो है ला नीना। अब ये एल नीनो समझ में आ गया, ला नीना क्या? ला नीना इसकी सिस्टर है, यानी कि जिस वर्ष जो गर्म जल की धारा आती है उस वर्ष तो वो एल नीनो हो गया। जिस वर्ष नहीं आती वो ठंडे जल की धारा बहती है उस वक्त, यानी कि गर्म जल की धारा तो ऐसा ये कभी कभी आती है, बाकी दिनों में क्या होता है, बाकी वर्षों में ठंडे जल की धारा वहां से बहती है, उसको बोलते हैं ला नीना। जिस वर्ष ला नीना होती है उस वक्त सब कुछ ठीक ठाक होता है, अपने यहाँ पे बारिश खूब होती है। एल नीनो आ गई, सारा मामला गड़बड़ा जाता है। तो ये हो गया दूसरा कारक, यानी कि हमने पहले कारक की बात की, दक्षिणी दोलन जो भारत के मानसून को प्रभावित करता है, और दूसरा कारक है एल नीनो जो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। उसके बाद है कोरियोलिस बल। अब ये कोरियोलिस बल क्या है? ये भी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। कोरियोलिस बल क्या है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी का घूर्णन होता है ना जिसके कारण दिन या रात बनते हैं, ओके, घूमती है अपने जो एक्सिस के ऊपर, उसके कारण क्या होता है कि जो पवने हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर ऐसे मुड़ जाती है, ओके, उत्तरी गोलार्ध में कहाँ मुड़ जाती है? दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे बाईं ओर मुड़ जाती है। किसके कारण? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। इसे ही कोरियोलिस बल बोलते हैं और इसे ही कहा जाता है फेरल का नियम, इसे ही कोरियोलिस या फेरल का नियम बोलते हैं। क्लियर? इतना समझ में आ गया। अब इससे क्या होता है कि इससे प्रभाव ये पड़ता है कि अपने यहाँ पे जो मॉनसून है वो इससे प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे कि जैसे यहाँ देखिए, जो कोरियोलिस बल या जो फेरल का नियम है, मान लीजिए इसको एक बार हम देख लेते हैं कि जैसे कोरियोलिस बल या फेरल का नियम है, उससे हवाएं क्या हुई, इस साइड मुड़ गई उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पे मुड़ गई इस साइड। तो ये जो व्यापारिक पवनें होती है यहाँ से जो चल रही है, ये व्यापारिक पवनें इसी बल के कारण इस साइड मुड़ पाती है और भारत में पहुँचती है। अगर ये कोरियोलिस बल ना होता तो शायद इस दिशा से हमारे यहाँ पर एंट्री नहीं करती। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पे हमने 3 फैक्टरों की बात करी, एक तो एल नीनो हो गया, दूसरा आपका हो गया यहाँ पर कोरियोलिस बल, तीसरा हो गया आपका दक्षिणी दोलन, ओके। तो ये 3 ऐसे फैक्टर है जो वैश्विक कारक है लेकिन भारतीय मानसून को, इंडियन मानसून को प्रभावित करते हैं। चलिए, ये हो गई हमारी इस वर्कशीट की बात। अब हम देखते हैं प्रश्नोत्तर। आज की इस वर्कशीट पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पहला हमारा प्रश्न दिया गया है कि दक्षिणी दोलन है क्या, ये हमें बताना है, ओके। तो दक्षिणी दोलन क्या, ये हम यहाँ पर बताएंगे कि जब दक्षिणी प्रशांत महासागर में वायुदाब अधिक होता है तो हिंद महासागर में वायुदाब कम होता है। जब दक्षिणी प्रशांत महासागर में वायुदाब कम होता है तो हिंद महासागर में अधिक होता है, यानी कि उलट होता है। इसे ही दक्षिणी दोलन कहते हैं, ओके। और ये हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं, हमारे मानसून को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जिस वर्ष यहाँ पर हिंद महासागर में वायुदाब कम होगा उस वर्ष अपने यहाँ पर बारिश भी कम होगी। क्लियर?
उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया गया कि एल नीनो क्या है, इसका क्या प्रभाव है, ये हमें बताना है। तो एल नीनो पेरू के तट के नजदीक बहने वाली एक अस्थायी गर्म जल की धारा है। ओके, एक अस्थायी टेम्परेरी गर्म जल की धारा है। यह क्रिसमस के आसपास 3 से 5 वर्षों के बाद उत्पन्न होती है। ओके, कहाँ आती है? पेरू के तट के निकट पैदा होती है। और किस महीने में आती है? दिसंबर में आती है, लगभग क्रिसमस के आसपास। और कितने वर्षों के बाद आती है? 3 से 5 वर्षों के बाद आती है। जिस वर्ष एल नीनो उत्पन्न होती है उस वर्ष भारत में मानसून कमजोर पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है, ये हमने ऊपर समझा है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन को देखिए, तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा। थर्ड जो हमें क्वेश्चन दिया गया कि उत्तर से पवने उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में पवने दक्षिण से बाईं ओर क्यों विक्षेपित हो जाती है, हमें बताना है। जैसे यहाँ पे देखा कि ये हमारी भूमध्य रेखा है, उत्तर में पवने ऐसे मुड़ जाती है दाईं ओर, दक्षिण में ऐसे मुड़ जाती है बाईं ओर। ऐसा क्यों होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल पैदा होता है। ओके, या इसे हम फेरल का नियम भी कह देते हैं। इसी बल के कारण जो पवने हैं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है या फिर मुड़ जाती है। ठीक, इतना ही हमें बताना है। चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा जो हमें फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानसून केवल भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर हो रही परिघटनाओं के ऊपर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि दुनिया भर में हो रही परिघटनाओं पर भी निर्भर करता है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। ओके, ये हमें बताना है। यानी कि यहाँ पे क्या बताना है कि जो भारतीय मानसून है वो सिर्फ भारत के आसपास की घटनाओं से ही प्रभावित नहीं हो रहा, बल्कि विश्व में कुछ और घटनाएं होती हैं उनसे भी प्रभावित होता है। ठीक, जैसा कि आज हमने समझा। यह कथन बिल्कुल सही है कि भारतीय मानसून केवल भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर होने वाली परिघटनाओं पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि दुनिया भर में हो रही परिघटनाओं पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए भारतीय मानसून जल और स्थल का वितरण, ओके, तिब्बत का पठार, ये तो हो गए जो भारतीय महाद्वीप की घटनाएं उनसे प्रभावित हो रहा है। इसके साथ साथ एल नीनो, ला नीना, दक्षिणी दोलन, कोरियोलिस बल इत्यादि वैश्विक घटनाओं से भी प्रभावित होता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, एक सर्वे के लिए हमने यहाँ पे पोल किया, आपके लिए दिया गया कम्युनिटी में। तो अगर आपने उस सर्वे को नहीं देखा तो उसको देखिएगा, पोल कीजिएगा, वोट कीजिएगा कि क्या चाहते हो, कैसा करना है। हमें 9th की वर्कशीट, हालांकि अभी मैं सोच रहा हूँ कि 9th की वर्कशीट के साथ कंटिन्यू ना करूँ, क्योंकि आपके लिए चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चंस आपको देना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्कशीट है वो लास्ट ईयर की सेम आ रही है। वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो आपके एनुअल एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। काफ़ी सारे स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने वर्कशीट करने से भी मना कर दिया। तो इसलिए वहाँ पर आपको अपना ओपिनियन शेयर करना है कि आप क्या चाहते हो, वर्कशीट के साथ कंटिन्यू करें या फिर हम NCERT, MCQs, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके ऊपर फोकस करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।